नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टाइम के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जो रह गए आपके क्वेश्चन वो मैं अभी सॉल्व करा देता हूँ। जैसे इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट के, तो 75 क्वेश्चन जो है हम सब्जेक्ट्स के पहले सॉल्व कर चुके हैं। और ये जो पेपर है जो हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 जो 2018 की वैकेंसी थी और जनवरी 2020 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था 13 जनवरी को, वो पेपर है। तो अभी मैं आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज 17 अक्टूबर 2022 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, 17 अक्टूबर 2022। और अभी आपका जो एग्ज़ाम है यही आरपीएससी का एग्ज़ाम 19 अक्टूबर 2022 को इवनिंग बैच में 2 बजे से स्टार्ट है, आपका एग्ज़ाम है। यानी कि परसों, कल का दिन छोड़ के परसों। तो आज मैं ये वीडियो बना देता हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे और ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा पहला क्वेश्चन है 76 नंबर, नगनजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, नगनजीत जो है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो है चित्रलक्षण। कौन सा है? चित्रलक्षण है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा, एक ऊपर देखिए, ये आपने जो पहले वीडियो देखा होगा इसमें लिखा हुआ है कि चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो इसके अंदर अध्याय 35 से लेकर के 43 तक मैंने आपको बताया था कि ये चित्रसूत्र नाम का क्या है, एक प्रकरण है। चित्रसूत्र नाम का एक अध्याय बना हुआ है जिसके अंदर ये कितने अध्याय है, जिसके अंदर ये 9 अध्याय हो गए। 35 से लेकर 43 तक चित्रसूत्र नाम का एक पार्ट है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसका लिखा हुआ है? मार्कंडेय मुनि का लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चित्रसूत्र ऑप्शन में दे दिया। फिर अष्टाध्यायी, ये किसका लिखा हुआ है? पाणिनि का लिखा हुआ है, पाणिनि का लिखा हुआ है। तो इसमें जो चित्रलक्षण है वही हो जाएगा नगनजीत। फ्रेंड्स, नगनजीत, इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो नगनजीत है उसका दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, उसको भयजीत भी कहते हैं, क्योंकि इसने नगन प्रेताओं का, जो नगन प्रेत होते हैं, नगन आत्माएं जो होती है, उनका मन जीता था, इसलिए इसका नाम जो है नगनजीत पड़ा। एक्चुअल में नाम इसका है भयजीत। क्या नाम है? एक्चुअल में इसका भयजीत नाम है। फ्रेंड्स, अगर आवाज़ सही नहीं आ रही तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है और मैं ये रेलवे स्टेशन पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, भट्टनायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कौन सा है? फ्रेंड्स, जो भट्टनायक है इसका है भुक्तिवाद है। ये भक्तिवाद लिखा हुआ है, इसका भुक्तिवाद होता है। फ्रेंड्स, ये भक्तिवाद नहीं, एक्चुअल में क्या होता है? भुक्तिवाद होता है। देखिए इंग्लिश में आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए भुक्तिवाद। तो जो भट्टनायक है इसका कौन सा होता है? भुक्तिवाद होता है। तो इसके बारे में पूछ लेते हैं अब की बार। ये सिलेबस में वैसे तो नहीं दिया। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, श्री शंकुक का है अनुमितिवाद। श्री शंकुक का कौन सा है? अनुमितिवाद। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। और भट्ट लोलट का कौन सा है? ये आरोपवाद है भट्ट लोलट का। मैं अलग अलग बता देता हूँ आपको। ये भट्टनायक, ये इसमें चारों ऑप्शन है, चारों के चारों आपको बता देता हूँ। भुक्तिवाद है किसका है? भट्टनायक का। इसका ये हो गया। अब हम चलते हैं आरोपवाद पे। ये किसका है? ये है भट्ट लोलट का। अगर आपको देखिए, भट्ट लोलट, इसका है ये कौन सा? आरोपवाद। अनुमितिवाद किसका है? अनुमितिवाद है श्री शंकुक का। किसका है? श्री शंकुक का है। ये आप याद रखोगे। अनुमितिवाद श्री शंकुक का है। अभिव्यक्तिवाद किसका है? ये अभिनव गुप्त का है। अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का है। अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां रस किस भारतीय सौंदर्य शास्त्री ने सम्मिलित किया है? तो फ्रेंड्स, 9वें रस की बात कर रहे हैं तो ये अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। इसी ने ही 9वां रस दिया है। जो रस है वो कौन सा है? शांत। और इसका भाव कौन सा होता है? इसका भाव होता है निर्वेद। शांत का भाव कौन सा है? निर्वेद इसका भाव है। और रस कौन सा है? रस शांत है। याद रखना, ये भी आपको याद रखना है। 9 रस हैं। ठीक है, कितने रस हैं? 9 रस। बाकी के बच गए 8 रस। ये 8 रस जो है ये किसने दिए हैं? ये भरत मुनि ने दिए हैं। जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा था, उस नाट्य शास्त्र ग्रंथ के अंदर 8 रसों के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, 8 रसों के बारे में बताया। उसके 8 ही भाव होते हैं और 8 रस होते हैं। आप याद रखोगे। ये जो रस वगैरह हैं वो मैं पहले कई वीडियो हैं उनमें मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। आप वहाँ से पर जा करके देख सकते हो। उसमें जो रस हैं उनके बारे में मैंने जिक्र किया हुआ है। इसके बाद में देखिए, आलम्बन व उद्दीपन किसके प्रकार हैं? फ्रेंड्स, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, आलम्बन व उद्दीपन जो है ये विभाव के 2 प्रकार होते हैं। किसके प्रकार हैं? ये विभाव के 2 प्रकार हैं। याद रखोगे, विभाव के 2 प्रकार हैं, आलम्बन और उद्दीपन। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये हम जो एस्थेटिक पढ़ते हैं, सौंदर्य शास्त्र पढ़ते हैं, एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य शास्त्र, उसके अंदर ये रस के बारे में जिक्र करते हैं, उसके अंदर बताते हैं अच्छे से।
तो इसमें जो रस है इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए। जैसे रस जो है, स्थायी रस कितने हो गए हमारे, 9 हो गए। जो लास्ट वाला है शांत रस वो अभिनव गुप्त ने जोड़ दिया, उससे पहले 8 रस और हैं, ठीक है। रति, हास, ये इस तरीके से कई सारे हैं। अब इसमें 9वां रस शांत जोड़ दिया, ये हो गए स्थायी रस। ये कुल 9 रस जो हैं वो कैसे हैं, वो स्थायी रस हैं। इनके अलावा संचारी रस भी है। संचारी रसों की संख्या कितनी है, संचारी रसों की संख्या 33 है फ्रेंड्स। कितनी है, 33। याद रखना, ये व्यभिचारी या संचारी हम रस कहते हैं, ये 33 हैं, ठीक है। और इन्हीं रसों के क्या होते हैं, भाव होते हैं, अलग अलग इमोशन होते हैं। बाकी आलम्बन उद्दीपन किसके प्रकार हैं, ये विभाव के प्रकार है। तो ये आप याद रखोगे, संचारी भावों की संख्या 33, ये भी याद रखोगे, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये देखो क्वेश्चन आ ही गया है ना। तो अभी आप इसमें क्या कर दोगे, कुल संचारी भावों की संख्या, तो संचारी अभी मैंने बताई है जस्ट, कितनी है, 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। तो यही एग्जाम में पूछते हैं फ्रेंड्स, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते हैं। अब देखिए कोलाज का प्रारंभ कब हुआ, ये जो पश्चिम की कला है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो कोलाज है, कोलाज ज्योमेट्रिकल शेप में बनता है और घनवाद ऐसा ही है जिससे 1912 के अंदर जो है घनवाद का जन्म हुआ है। इस घनवाद से 1912 में कोलाज शुरू हुआ था, 1912 में। इतना भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सन याद रखिए, याद नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये आप अगर नेट वगैरह का एग्जाम देते हो तो उसमें फ़ायदा रहेगा इसके अंदर। तो कोलाज का है घनवाद से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सही मिलान कीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये वेस्टर्न कला का है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे पूछा है, इसमें आप एक मिलाओगे तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। एक मिलाओगे तो अपने आप मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा मिलाते जाओगे। हाँ, अब देखिए, आप स्नानमग्न युवतियाँ करोगे, किसका है, रेनवार की कृति है। आप सभी को पता होगा स्नानमग्न युवतियाँ रेनवार ने बनाई है। अब डी में डी कर दो तो ये वाला कट गया और ये वाला कट गया। अब इसके बाद में देखो, अब आपको पता है ओलंपिया किसने बनाया है, ओलंपिया आपको पता है कि किसने बनाया है, माने ने बनाया है। तो बी में बी कर दो, ये भी कट गया, तो बच गया कौन, 2 नंबर। अब देखो, चिनार वृक्ष किसने बनाया है, मोने ने बनाया है। ओलंपिया किसने बनाया है, माने ने। बेलेनी परिवार किसने बनाया है, देगा ने बनाया है। तो इस तरीके से ये हमारा इसका मिलान हो जाता है। तो अब इसी का सिंगल क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि ओलंपिया चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है, माने के द्वारा। बेलेली परिवार किसका है, देगा के द्वारा बनाया गया। चिनार वृक्ष किसके द्वारा, मोने के द्वारा। स्नानमग्न युवतियाँ रेनवार के द्वारा, ठीक है। ये आप याद रखोगे। अब देखिए, पॉल गोगोआ ने वुड कट और एचिंग दोनों किया है, लेकिन पॉल गोगोआ एक चित्रकार थे, प्रिंट मेकिंग का अभ्यास भी किया है। फ्रेंड्स, ये दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों कथन सही है। पॉल गोगोआ वुड कट एचिंग में भी काम किया है, चित्रकार भी थे, प्रिंट मेकिंग में अभ्यास भी किया, दोनों ही बातें सही है इसकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर आ गया मिलान करने वाला, ये भी कौन सा है, वेस्टर्न का है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए आप, अब इसमें आप एक भी मिला दोगे ना तो भी सही हो जाएगा। देखिए, आपको पता है इसमें पियानो वादन का अभ्यास है जो किसने बनाया है, पिकासो ने बनाया है। सी में सी देखो किसमें है। सबसे पहले हम यही करते हैं, जो मिलान वाले क्वेश्चन है, एक्यूरेट जो आपको पता है किस चीज़ के बारे में, पहले वो मिलाओ। हमने कर दिया पियानो वादन का अभ्यास पिकासो, सी में सी कर दिया। भाई साहब, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, बच गया कौन, 2 नंबर ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा राइट। अब देखो, वान गो 3 नर्तक हैं, वान गो 3 नर्तक हैं और बी में बी है। मातिस ने क्या बनाया है, दुख, सी में सी हो ही गया और डी में डी। ए बी सी डी ये चारों सेम के सेम मिल रहे हैं। गोगोआ ने चंद्रमा पृथ्वी, वान गो का 3 नर्तक है। तो थोड़ा सा ये याद रखना, वान गो 3 नर्तक है, मातिस दुख है, पिकासो पियानो वादन का अभ्यास है, गोगोआ क्या है, चंद्रमा पृथ्वी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो कलाकार हैं कौन से वाद से जुड़े हुए हैं, ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रख के आप पढ़ के जाना। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, वो भी मिलान करने वाले में देखने को मिलेगा आपको कि किस में मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे 85 देखिए, ये भी मिलान करने वाला है। मिलान करने वाले कई क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आप एक क्वेश्चन देखिए, जीवन का आनंद, द जॉय ऑफ लाइफ किसकी पेंटिंग है, ये हेनरी मातिस की पेंटिंग है। आलू बख्शी किसकी है, वान गो की पेंटिंग है। ये 2 मिला दिए हमने, चलो एक मिलाओगे तो भी मिल जाएगा। पहले हम डी में करते हैं सी। अब देखिए, डी में सी किस में आ रहा है, इसी एक में आ रहा है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच गया एक नीचे वाला, ठीक है। अब आलू बख्शी देखो, ए जा रहा है ना, बी में ए जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है बी में, ए जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए ए में बी है। काली घड़ी पॉल सेजान ने बनाया है, ठीक है। 3 वादक किसने बनाया है, पिकासो ने। पियानो वादन का अभ्यास, 3 वादक, ये चित्र पिकासो के हैं। जीवन का आनंद, जॉय ऑफ लाइफ हेनरी मातिस की बहुत ही शानदार पेंटिंग है।
आलू बख्शी, ये पोटैटो ईटर्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में देख लीजिएगा पोटैटो ईटर्स, कई बार ऐसे भी लिख के दे देते हैं हमें पोटैटो ईटर्स इस तरीके से, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, ये आप बताइए। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें है डीएच गार्डन। कौन होगा? डीएच गार्डन। इसमें एक हंटर का नाम भी आता है, जिसने क्या की थी, जिसने गुफा की खोज की थी, लेकिन गार्डन ने क्या किया है? चित्रों की खोज की है। ये दो बात आप याद रखना, ये एमपी के अंदर पड़ती है पंचमढ़ी, ठीक है। महादेव पर्वतमाला में स्थित है। कौन सी पर्वतमाला में है, ये भी आप याद रखो, महादेव पर्वतमाला में है, ठीक है, महादेव पर्वतमाला में। नर्मदा नदी के पास में पड़ती है, नदी भी याद रख लेना, नर्मदा नदी के पास में पड़ती है, कई बार पूछ लिया है। तो चित्रों की खोज पूछे तो डीएच गार्डन है, अगर गुफा की खोज पूछे तो कौन होगा? हंटर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 देखिए, ईवी हवेल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। ईवी हवेल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली। बिल्कुल, भारतीयों को तो बहुत समर्थन करते थे, ठीक है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण को भी परिपक्व स्थान दिए। दोनों के दोनों ही सही बोल रहा है, तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन जो है अनुबंध प्रशिक्षण अनुदेशन प्रतिपादन। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये शैक्षिक प्रबंधन का क्वेश्चन है, यानी एजुकेशन मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। ये भी उसका आ गया, एजुकेशन मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ये भी इसी का है, ये भी इसी का है, ये भी। हम चलते हैं ड्राइंग वाले पे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? ये देखिए, ये है तो वैसे किसका है? ये शैक्षणिक का, एजुकेशन मैनेजमेंट का, लेकिन मनोविश्लेषणक हम पढ़ते हैं एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र, उसमें हम कर देते हैं सिगमंड फ्राइड, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दार्शनिक वही थे, सिगमंड फ्राइड। याद रखना, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है इसी ने दिया है। अब इसमें आ गया ना एजुकेशन, ये आप शैक्षणिक में पढ़ते हो, फिर भी हमारे ये ड्राइंग में लगता है, ठीक है, एस्थेटिक के अंदर आता है, सिगमंड फ्राइड होगा इसका। और देखिए आगे, ये शिक्षण के हैं। शिक्षण के कई सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, एक आप एग्ज़ाम दो, ज़रूर बताना कैसा गया, ठीक है। अभी मैं गाइस स्टेशन पे हूँ, तो ये ट्रेन जो है ये हॉर्न ब्लो कर रही है अभी। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास 118 नंबर क्वेश्चन। ताज़ा चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जा सकता है या किया जाता है वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है फ्रेंड्स? ताज़े चूने के प्लास्टर के ऊपर ये फ्रेस्को टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक होती है? फ्रेस्को टेक्निक होती है। फ्रेस्को टेक्निक के अंदर ऐसा काम किया जाता है। फ्रेस्को एक ये ताज़े, अगर गीला प्लास्टर है, सॉरी गाइज माफ़ी चाहूँगा, ये ट्रेन जो है स्टेशन पे है इसलिए। हाँ, तो इसमें क्या है, एक होती है फ्रेस्को बूनो, एक होती है फ्रेस्को सेको। ये दोनों की दोनों टेक्निक है, दीवार पे कलर करने से संबंधित है, दीवार पे पेंटिंग करने से संबंधित है। पहले पेंटिंग बनाने से पहले प्लास्टर का लेप किया जाता है। अगर प्लास्टिक के ऊपर गीले प्लास्टर के ऊपर हम पेंटिंग कर देते हैं तो वो फ्रेस्को बूनो टेक्निक हो जाती है। अगर प्लास्टर सूखने के बाद में हम करते हैं तो वो फ्रेस्को सेको टेक्निक होती है। यानी पूरा प्लास्टर सूख जाए दीवार पे जो हमने लगाया होगा, सूखने के बाद में पेंटिंग बनाएंगे तो फ्रेस्को सेको पेंटिंग होगी। अगर गीले प्लास्टर के ऊपर बनाएंगे तो वो फ्रेस्को बूनो पेंटिंग कहलाएगी। ये बात आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा, अपरिष्कृत किसके उदाहरण है? फ्रेंड्स, मुलायम है, चिकना है, क्या रंग? देखो, रंग के बारे में हम कभी नहीं कहते, रंग एक अलग चीज़ होती है। रेखा, मुलायम, कठोर, चिकना ऐसा नहीं होता है। आकार का कोई मतलब नहीं है, ये होता है पोत। क्या होता है? पोत होता है।
पोत का मतलब होता है टेक्सचर। इंग्लिश में देख लीजिए, ये देखिए टेक्सचर। टेक्सचर आपको पता है, खुरदरापन, चिकनापन जो दिखाई देता है वो क्या होता है, टेक्सचर होता है। अब मोबाइल की डिस्प्ले आप इस पर हाथ फेरोगे, ये आपको चिकनापन महसूस होगा। ये जो फील हो रहा है चिकनापन जो है इसका, ये क्या है, ये पोत कहलाता है। क्या होता है, पोत। और पोत कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। याद रखना, पोत 3 प्रकार का होता है, अनुकृत, सर्जित और प्राकृतिक। अनुकृत, सर्जित और प्राकृतिक, ये 3 प्रकार के पोत होते हैं। ठीक है, तो ये टेक्सचर ये होगा जिसके मुलायम है, सॉफ्टनेस है, ये चीज़ें हमें दिखाई देगी इसके अंदर, तो ये पोत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिज आदि सभी किस तत्व से वर्णित करते हैं। फ्रेंड्स, हम कहते हैं सीधी क्या है, रेखा है। घुमावदार क्या है, रेखा है। जिगजैग क्या है, रेखा है। विकर्ण किसका है, रेखा का है। क्षितिज, ये क्षितिज क्या है, रेखा है। ये किस चीज़ की है, क्या आकार होता है, ऐसा रंग होता है, अंतराल होता है, नहीं, ये क्या होती है, ये रेखा होती है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये रेखा होती है जो घुमावदार दिखती है, सीधी होती है, जिगजैग होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल कठोरतम है। ये थोड़ा सा ये शानदार क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल कठोरतम है। देखिए नॉर्मल पेंसिल होती है HB पेंसिल, जो ये नॉर्मल है, ये बीच में आती है HB। HB का मतलब होता है हार्ड ब्लैक। HB का क्या मतलब होता है, HB का मतलब होता है हार्ड ब्लैक, ये वाली HB हार्ड ब्लैक। अब हम अगर B की तरफ बढ़ते हैं, जैसे अगर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, B लिखा होगा। ऊपर की तरफ लिखा होगा F, F के बाद में H, H के बाद में 2H, क्या लिखा होगा, 2H लिखा होगा। एक मिनट फ्रेंड्स, ये आप देख लो, HB बीच में हो गई, ये 0 पे है, और इधर आएंगे तो क्या है, ये B आ गया, फिर उसके बाद में 2B लिखेंगे, फिर 3B, 4B, 6B। B का मतलब ब्लैक, जितना हम ब्लैक की तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी पेंसिल डार्क चलती जाएगी, और जो लीड होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। इसका मतलब इधर B की तरफ क्या है, सॉफ्टतम है, कठोरतम नहीं है। H मतलब हार्ड है, ऊपर जाते हैं ये फिल्म होता है, फिल्म का मतलब हार्ड, कठोरतम होता है। इससे ज़्यादा कठोर होती है H, इससे ज़्यादा कठोर होती है 2H, इससे ज़्यादा कठोर 3H, फिर उससे ज़्यादा 4H। और वो चलेगी कैसी, जैसे H की तरफ, ज़्यादा H की तरफ बढ़ते जाएंगे, लीड हार्ड होती जाएगी, चलेगी लाइट। इतना याद रखना, लीड हार्ड होगी, हार्ड मतलब कठोर, और चलेगी जो क्या, लाइट चलेगी, एकदम लाइट, और लीड हार्ड होती जाएगी। अब इसमें देखिए कौन सी है, HB दे दिया तो ये बीच में आ गई है, इसके ऊपर F है तो ये F आ गई, इसके ऊपर H है तो ये H आ गई। इसमें हार्ड कौन सी है, कठोरतम, ये H वाली है, ये है। और B क्या है इसमें, सबसे सॉफ्टतम। इन चारों में सॉफ्टतम क्या है, B है। इन चारों में सॉफ्टतम B है, और इन चारों में कठोरतम कौन सी है, H पेंसिल है। तो ये इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कला के मूल तत्व षडांग 6 अंगों का सही क्रम चुनिए। ये बहुत बार पूछा गया है जो षडंग है इसके बारे में, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना कि एक सूत्र दिया हुआ है, रूप भेदा पुरमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसको क्रम से आराम से लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, रूप भेदा परमाणानि भाव। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, रूप भेदा, फिर क्या होगा, परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो ये चित्रकला के, भारतीय चित्रकला के 6 अंग माने गए हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वात्स्यायन के काम सूत्र का विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने जयमंगला नाम से टीकाकरण करके ये 6 सूत्र दिए थे। इतना भी आप याद रखोगे। काम सूत्र ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया है, वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया, वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। और इस कामसूत्र ग्रंथ का टीकाकरण किया था जयमंगला नाम से। यशोधर पंडित थे, जयपुर के जयसिंह द्वितीय के दरबारी विद्वान के पंडित थे। जयसिंह द्वितीय जो था राजा, उनके दरबार में दरबारी पंडित थे वो, तो उन्होंने जयमंगला नाम से टीकाकरण किया। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, किस नाम से टीकाकरण किया है, जयमंगला नाम से। और उनका नाम क्या है, यशोधर पंडित है। पंडित का नाम क्या है, यशोधर पंडित है, यशोधर पंडित। इसने जयमंगला नाम से टीकाकरण करके और ये षडंग दिया है, चित्रकला के 6 अंग दिए हैं। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, रूप भेदा परमाणानि भावलावण्य योजनम, ये 3 वाला सही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए अच्छे से, आपका सही हो जाएगा। अब देखिए
कला की परिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, एक कोई बिंदु है, इसके बारे में कई बार अलग अलग बातें आती है। दो बातें हैं वो आप याद रख लेना कि अगर ये मैं यहाँ पे कर दूँ, ये बिंदु हो गया, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे किया है मैंने, ठीक है, दोबारा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये बिंदु है। अब मैं इस बिंदु को गतिमान कर दूँ तो ये क्या बन गया? रेखा बन गया। यही बिंदु है, इस बिंदु को मैंने गतिमान कर दिया तो ये रेखा बन गया। अब मैं कहूँ एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये रेखा होती है। यानी ये रेखा जो होती है ना, ये बिंदु बिंदु से मिलकर बनती है। डॉट 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 क्या होता है? ये बिंदु बिंदु से मिलकर बनती है, इसको क्या कहते हैं? रेखा। तो रेखा दो तरीके से कह सकते हैं, गतिशील बिंदु है तो वो रेखा बनेगी, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो भी क्या बनेगी? वो रेखा बनेगी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? रेखा। किसी वस्तु को स्पर्श करके या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए वही बात आ गई, उसमें तो मुलायम, कठोरतम वो बातें दे दी, लेकिन इसमें बोल रहा है कि हम छू के देखेंगे, वो जो हमें उनके बारे में जो अनुभव प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है? देखिए किसी भी सतह के बारे में, कोई भी सतह को हम टच करके देखते हैं, सतह का पता चलता है कि ये खुरदुरी है, चिकनी है, मुलायम है, कठोर है। तो ये जो सारा अनुभव हमें प्राप्त होता है, उस वस्तु के गुण के बारे में हमें पता चलता है उसको छू करके, तो वो क्या होता है? वो पोत होता है। क्या होता है? पोत। उसको टेक्सचर बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे दे रखा है, क्या होता है? वो टेक्सचर होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, टेक्सचर। इसको अलग अलग तरीके से दे देते हैं। अब देखिए एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपका करके, विविध पोत ये समझ गए आप, यानी कि विविध मतलब बहुत प्रकार के टेक्सचर की सामग्री, कोई खुरदरी है, कोई मुलायम है, कोई चिकनी है, अलग अलग प्रकार की सामग्री लेकर के एक धरातल पर हम चिपका देते हैं। उसके ऊपर हम स्याही लगाएंगे और उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर हम दबा करके छाप ले लेंगे। पहले तो आप ये बताओ, बिना छाप लिए हुए ये चीजें चिपका दी, ये क्या बन गया? कोलाज बन गया। अब इससे याद रख लेना आप, कोलाज बना करके, कोलाज के ऊपर स्याही लगा करके उसका हम छाप लेंगे तो वो कोलोग्राफ होता है। यानी कि कोलाज जो है उसके ऊपर इंक लगाएंगे, उससे हम छाप ले लेंगे तो वो क्या होगा? वो कोलोग्राफ कहलाता है। इतनी बात आप याद रखना। सेरीग्राफ क्या होता है? ये स्क्रीन प्रिंट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? स्क्रीन प्रिंट से संबंधित होता है। स्क्रीन प्रिंट आपको पता ही है, जो कपड़ा होता है उस कपड़े के द्वारा ये प्रिंटिंग की जाती है, स्क्रीन प्रिंट। और लिथोग्राफी है जो, ये क्या है? चूना पत्थर इसमें काम में लिया जाता है, चूना पत्थर। तो ये पत्थर से प्रिंटिंग होती है। ये प्लेनोग्राफी के अंदर आता है। लिथोग्राफी किस में आती है? प्लेनोग्राफी में। ये प्लेनोग्राफी, लिथोग्राफी ये इसी के अंदर आती है, ये इसी की है। ये अलग है सेरीग्राफी, और ये इसी के अंदर आती है। ये कोलोग्राफ, कोलाज वाली जो हमने बता दी आपको। अब देखिए लिनो कट की प्रोसेस पूछिए। लिनो कट, लिनो सीट आती है, आपने कभी की होगी, जैसे आपने एमए वगैरह की है तो उसमें लिनो कट का आपने काम किया होगा, जिसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लिनो सीट लेते हैं, उस सीट के ऊपर सबसे पहले हम करते हैं ड्राइंग। क्या करते हैं? सबसे पहले ड्राइंग। ये हो गया, ये भी कट गया, दो बच गए। सबसे पहले हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के बाद में हम कर्व कर लेते हैं। वो टूल्स लेकर के वो चीज़ें जो है एक्स्ट्रा जो है हमें जो डिज़ाइन बनाता है उसको कार्विंग कर लेते हैं। तो पहले ड्राइंग करेंगे, उसके बाद में कार्विंग करेंगे। तो ये हट गया हमारा। कार्विंग करने के बाद में इंक लगाएंगे, पूरे के ऊपर इंक लगा करके हम प्रिंट ले लेंगे। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए स्याही को रगड़कर पहुंचने की प्रक्रिया प्रस्तुत की जाती है। 127 नंबर क्वेश्चन। स्याही को रगड़कर पहुंचना है, पहले स्याही लगाएंगे फिर उसको रगड़कर पहुंच देंगे। ये किसके अंदर होता है? देखिए ड्राइंग में क्या ऐसा करते हैं, हम चित्र बनाते हैं, पहुंचना वगैरह नहीं होता है। वॉल पेंटिंग में भी ऐसा नहीं होता है। अप्लाइड आर्ट आपको पता है, ग्राफिक डिजाइन से संबंधित, इसमें होता ही नहीं है। प्रिंट मेकिंग में ऐसा काम होता है। किस में होता है? प्रिंट मेकिंग में, छापा चित्रण में हम कह सकते हैं। छापा चित्रण के अंदर ऐसे होता है, जैसे इंटेग्लियो का काम करते हैं तो उसके अंदर ऐसा ही करते हैं, इंक लगाते हैं, उसको पहुंचते हैं, फिर उसका प्रिंट ले लेते हैं। ये इसके अंदर होता है। जैसे एचिंग में होता है ना, वो उसमें ऐसा ही काम होता है। ये प्रिंट मेकिंग का काम है। किसका है? प्रिंट मेकिंग का। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। काला व सफ़ेद कलर कौन सा होता है? देखिए फ्रेंड्स, काला व सफ़ेद कलर होता है उसको बोलते हैं तटस्थ रंग, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल कलर। क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये न्यूट्रल कलर है, ये बोलते हैं न्यूट्रल कलर। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल कलर, और हिंदी में क्या बोलते हैं? तटस्थ रंग। ये याद रखना, बहुत बार पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछा है। यहाँ पे अलग शब्द दे देंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल कलर ही मिलेगा। आपने ये याद कर लिया ना, ये याद कर लिया, इंग्लिश वाला न्यूट्रल कलर, तो बात बन जाएगी। इंग्लिश वाला आपने ये वाला याद कर लिया ना, तो बात बन जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो है कौन सा कलर होता है? न्यूट्रल कलर होता है। ये याद कर लेना। यहाँ पे हिंदी में चाहे कुछ भी लिख दे, यहाँ पे न्यूट्रल कलर है ना, वही करना है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट का। इतना याद रखना। कई बार अवर्णीय भी दे देते हैं, अवर्णीय भी दे देते हैं, लेकिन इंग्लिश में यही लिखा होगा न्यूट्रल कलर।
यहाँ हिंदी में आवरण लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में न्यूट्रल कलर ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है, सपाट स्थान है जिस पर चित्रांकन करेंगे वो होता है, ये स्पेस दिखता है क्या, ये स्पेस है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे पास कोई कागज़ तो है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे क्या है, जैसे ये यहाँ पे जैसे मैंने ये आँख बना दी, इधर मैंने ये आँख बना दी, इधर मैंने ये नाक बना दिया, ये कुछ भी मैं इस तरीके से ये ड्राइंग बना सकता हूँ। तो ये मेरे को ये न तो कागज़ मिला है, ये न दीवार मिली है, न खंड मिला है, ये मेरे को क्या मिल गया, क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, ये मिल गया अंतराल। इसको क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं, स्पेस, एरिया, स्पेस भी कह सकते हो, एरिया भी कह सकते हो। ये अंतराल मिल गया जिसके ऊपर हम चित्रांकन कर सकते हैं, वह सपाट स्थान अंतराल कहलाता है। इतना याद रखना इसके बारे में, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आरपीएससी इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछती है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है कौन सी कला होती है, उपयोगी कला। चारु व कारू कला 2 प्रकार की कला बताई गई हैं। चारु और कारू 2 प्रकार की कला है, चारु और कारू 2 प्रकार की हैं। चारु मतलब ललित कला है, और इस चारु को बोलते हैं ललित कला, फाइन आर्ट। और ललित कला 5 प्रकार की होती है, चित्र, मूर्ति, काव्य, संगीत, वास्तु। दोबारा बोल देता हूँ, चित्र, मूर्ति, काव्य, कविताएं जो होती है, संगीत होती है, और मूर्ति कला। चित्र, मूर्ति, काव्य, संगीत और वास्तु कला, ये 5 होती है ललित कलाएं। कारू कला उपयोगी कला है, जो हमारे दैनिक उपयोग में आती है, वो उपयोगी कला है। ये तो केवल सौंदर्य मात्र के लिए है, ये काम में आने वाली, जैसे गहने, लेडीज के गहने हैं, आभूषण हैं, ये समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो क्या होती है, वो उपयोगी कला कहलाती है, याद रखना। ये चित्र, मूर्ति, संगीत, ये किसके अंदर आ गए, ये नृत्य हटा दो आप। काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, संगीत, काव्य, वास्तु, ये ललित कला के अंदर आ गए। उपयोगी कला भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब देखिए गड्डी कलाकार परिसर कहाँ है। गड्डी कलाकार परिसर जो है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। गड्डी कलाकार परिसर नई दिल्ली में है, ये बहुत बार पूछ लिया है, अब की बार भी पूछ सकते हैं। आगे देखिए, पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु हम जो प्रयोग में लेते हैं तरल चीज़, उसको क्या बोलते हैं। देखिए कोई भी ड्राई पेस्टल है, चारकोल है, एक्चुअली पेंसिल से काम करते तो भी हम काम में लेते हैं वो चीज़, उसको बोलते हैं फिक्सेटिव, यानी कि उस चीज़ को हम फिक्स कर देंगे। और जो हम पेस्टल काम में लेते हैं वो क्या है, ड्राई पेस्टल अगर काम में ले रहे हैं तो वो जैसे ही हम पेपर को ऐसे थोड़ा सा भी छिटका देंगे तो वो हट जाता है, उस पेपर को छोड़ देता है। पेंसिल भी हाथ पे लगती है, तो इसलिए क्या किया जाता है, इसके अंदर इसके ऊपर फिक्सेटिव काम में लिया जाता है। और ये फिक्सेटिव एक बार लगा देते हैं तो वो स्थायी हो जाता है, वो हटता नहीं है, वो उसके ऊपर एक परत बन जाती है, एक झीनी झीनी एक परत बन जाती है, जो हमें एक्चुअली में हमें इतनी दिखती नहीं है वो, लेकिन वो उसके ऊपर नॉर्मली एक परत बन जाती है। वो पेंसिल है या जो ड्राई पेस्टल लगा है वो स्थायी हो जाता है, वो हटता नहीं है फिर। तो पेस्टल रंगों के स्थायित्व के लिए क्या काम में लेंगे, फिक्सेटिव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर जो चित्र बनाते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि चित्र के अलावा हम क्या करते हैं, विविध सामग्री व पदार्थों को चिपका करके जो चीज़ बना देते हैं, जो चित्र बना देते हैं, वो क्या कहलाता है, वो तो कोलाज होता है। यानी कोई भी विविध, यानी कि विविध का मतलब होता है कई प्रकार की सामग्रियाँ चिपका करके और पदार्थ चिपका करके हम चीज़ बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कोलाज कहलाता है एक्चुअल में। ठीक है, अब देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक टाइम में वो चित्रों को स्थायित्व देने के लिए वसा का प्रयोग करते थे, जो जानवरों की चर्बी है। जानवरों की चर्बी एक्चुअल में क्या काम में लेते थे, जानवरों की चर्बी काम में लेते थे, इसलिए रंग जो है वो बहुत लंबे समय तक स्थायी हो जाते थे, बहुत लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन देखिए, शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में मिले हैं। ये राजस्थानी शैली से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, राजस्थानी शैली से संबंधित है। कोटा शैली की बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं शिकार के दृश्य। ये पूरी की पूरी कोटा शैली शिकार दृश्य से भरी हुई है। इसके अंदर और नहीं तो राजा जो हैं उनके साथ में रानियों को शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, याद रखना, राजाओं के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो वो कोटा शैली है। तो ये कोटा शैली की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पे क्या है, शिकार के दृश्य जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो कला शब्द है, इसका जो वैज्ञानिक रूप में जो प्रयोग हमें मिलता है
वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, केवल मात्र शब्द कला जो है सबसे पहले ऋग्वेद में देखा गया था। यथा कला यथा सफ मग श्रृण स नयामति। तो ये एक लाइन है जिसके अंदर यथा कला यथा सफ मग श्रृण स नयामति, तो ये कला शब्द मात्र आया है ऋग्वेद के अंदर। ये भी पूछते हैं कला शब्द, सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, ये भी ऐसा ही बोल देंगे। फिर भी यहाँ पे नाट्य शास्त्र ये कुछ नहीं मिलेगा। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है ऋग्वेद के अंदर केवल मात्र शब्द आए और नाट्य शास्त्र के अंदर क्या है, कला शब्द का प्रयोग हुआ है, एक्चुअल में इसका उपयोग हुआ है कला का। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र हम कहाँ पे देख सकते हैं? देखिए भीमबेटका है, एक्चुअल में शीतनवासल नहीं है, एलोरा भी नहीं है। यहाँ पे सिंहनपुर भी है, भीमबेटका भी है, लेकिन महाबलीपुरम नहीं है। रायगढ़, एलोरा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लिखुनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? 4 नंबर। तो ये प्रागैतिहासिक जो जगह है ये सीधा जगह पूछ लेते हैं, तो ये भी आप याद रखोगे, गलत नहीं करना है आपको। अगले क्वेश्चन पे देखिए, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सोमेश्वर का कौन सा है? मानसोलास। सोमेश्वर ने कौन सा लिखा है? मानसोलास। सम्रांगण सूत्रधार किसने लिखा है? ये आप देख लेना, ये किसने लिखा है और ये किसने लिखा है? सोपन वासव दत्ता और मालविका अग्निमित्र, है ना। ये ग्रंथ जो हैं सारे के सारे, ये ग्रंथ देख लेना आप, मैं बता दूंगा। आप ये सारे के सारे ग्रंथ देख के जाना, उन ग्रंथों से क्वेश्चन जरूर आएगा। आप ये जितने भी ग्रंथ है ना, ये सांस्कृतिक, जो संस्कृति से रिलेटेड जो ग्रंथ है, संस्कृत के ग्रंथ है, चित्रकला से रिलेटेड आते हैं, ये कई सारे ग्रंथ हैं, है ना। शूद्रक का, मृच्छकटिकम, ये कई सारे हैं। ये मालविका अग्निमित्र, ये आप देखोगे ना, आपको याद रखना है, आप याद रखना, आप ही पढ़ो इसको, ठीक है। मैं अभी नहीं बता रहा आपको, एक्चुअली मुझे तो पता है लेकिन मैं बता नहीं रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? देखिए फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट, 2 बार क्वेश्चन आया ये, यही क्वेश्चन 2 बार ही आ गया। एक तो पहले आ गया 75 नंबर पे, अभी ये फिर आ गया 139 पे। 2 क्वेश्चन हो गया। अगर वो गलत कर दिया आपने तो ये भी गलत कर सकते हो। वो सही है, आपको पता भी है, याद है, तो ये भी सही हो गया। आपके 2 क्वेश्चन बन गए सीधे, 4 नंबर हो गए। अब देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मैं वही बातें दोबारा बता चुका हूँ। 35 से 43 तक अध्याय है। कितने अध्याय है? 9। वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है? मार्कंडेय मुनि ने। ठीक है, तो ये आप कर दोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टाध्यायी, देखिए फ्रेंड्स, ये अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था, मैंने अभी जो क्वेश्चन सोल्व करे थे उसमें मैंने बताया था आपको। अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि का। मैंने ऊपर बता चुका हूँ, आप दोबारा देख लेना वीडियो चाहे, उसमें मैंने बताया है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया। तो ये ग्रंथ देखिए कितने सारे ग्रंथ पूछ रखे हैं, कितने सारे ग्रंथ पूछ रखे हैं। तो ग्रंथ जो है सारे के सारे आप पढ़ डालो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी रेखाएं व्याकुल मन स्थिति की प्रतीक हैं? व्याकुल मन स्थिति है, व्याकुल मन स्थिति। अगर मैं बोलूं कि ये रेखा जो है कर्णवत रेखा है, ये एक पुंजीय रेखा है, ये प्रवाह रेखा है, इसके अंदर मन व्याकुल नहीं होता है। मन तो एक लहर में चल रहा है ना, मन तो एक लहर में चल रहा है। प्रवाही रेखीय, एक पुंजीय रेखीय मतलब एक पुंज पे जाके जुड़ती है, एक पुंज पे जाके जुड़ती है, वो एक पुंजीय रेखा होगी। कर्णवत रेखा है, हम इसको कह सकते हैं कि ये ऐसे लग रहा है ये गिरेगी रेखा भी, है ना, जैसे ये अभी गिरेगी। तो इस तरीके से ये कर्णवत रेखा जो है ये व्याकुल मन स्थिति पैदा करती है। क्या करती है? व्याकुल मन स्थिति पैदा करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलानाम परम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथम एतदे यत्र गृहे प्रतिष्ठितम। तो कलानाम परम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथम हेतदे यत्र गृहे प्रतिष्ठितम, ये सूत्र जो है ये किसके अंदर आया है? ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर आया है। किसके अंदर आया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। ये जो श्लोक है, ये श्लोक पूछा है किस ग्रंथ का है, तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है। पूरा श्लोक ऐसे है, कलानाम परम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगलम प्रथम एतदे गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। ये किसके अंदर है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। तो ये आप याद रखोगे। तो ग्रंथ से फिर क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ग्रंथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये देखिए, दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है? डोमिनेंस होता है दृष्टि प्रभाव को देना, विजुअल इंपॉर्टेंस देना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने कई बार, आपको मैं जैसे नॉर्मली चीज़ बताता हूँ, आप देखना कभी कि जैसे कोई मूवी है, आप उसका सॉन्ग देखते हो, उसके अंदर क्या होता है?
कोई मूवी है उसमें आप सॉन्ग देखते हो, उसके अंदर जो भी अभिनेता होता है वो अलग दिखता है। अभिनेता कैसा दिखता है? अलग दिखता है, अलग कैरेक्टर होता है, वो अलग वेशभूषा में उन सब भीड़ में से वो अलग नज़र आता है और उसको अलग पोशाक पहनाई जाती है और बाकी सबकी सेम रहती है, उसकी एक की अलग पोशाक पहना देते हैं। तो उसको अलग दिखाने के लिए कुछ ना कुछ अलग कपड़े पहना दिए, वही चीज़ें करना क्या कहलाता है? प्रभाविता कहलाता है। यानी कि एक रास्ता को समाप्त करके किसी एक एंगल पे फोकस कर देना, वो क्या होता है? डोमिनेंस होता है। ये बात आप याद रखोगे। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रभाविता। यानी कि इसमें क्या है? एक रास्ता समाप्त कर दी है और किसी एक एंगल पे इन्होंने क्या है, जिसे फोकस कर दिया, किसी एक कैरेक्टर को लेकर के एक जगह पे निश्चित फोकस कर देना, ये दृष्टि प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। आज के जो चित्रकार है वो किसके प्रति सचेत है? आज पोत के प्रति, टेक्सचर के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज के कलाकार वो किसके प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं? टेक्सचर के प्रति। तो ये मॉडर्न जो चीज़ें वो भी आप याद रखोगे, आज के कलाकार पोत के प्रति सचेत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतराल को भूमि बंधन किसमें कहा गया है? सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया है। किसमें कहा गया? सम्रांगण सूत्रधार में। गाइस हमारी एक बुक भी आ चुकी है, आप ये मेरे जो वीडियोज है ना इन चैनल पे जाके देखो, एक हमने बुक मेंशन कर रखी है, वो हमारी तरफ से एक बुक निकाली गई है, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें, ग्रंथ वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। जो पूरा का पूरा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो पूरा का पूरा डाला हुआ है। ये सारी की सारी बातें उसमें है, अच्छे तरीके से उसमें डाली गई है। तो आप पढ़ोगे अवश्य आपको फ़ायदा होगा। और वो बुक आपने अगर नहीं मंगवाई है तो आप मंगवा लीजिए, ये सारी की सारी बातें उसमें हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेम्परा रंग विधि कैसी होती है? फ्रेंड्स, टेम्परा रंग विधि अपारदर्शी होती है। टेम्परा रंग कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। यानी कि उसमें पाइस मिला देते हैं, अंडे की जर्दी होती है वो मिला करके किसी भी रंग में प्रयोग करते हैं, वो टेम्परा होता है। रंग स्थायित्व ज़्यादा आ जाता है, रंग के ऊपर एक ओड आ जाती है। ओड का मतलब होता है चमक, एक चमक आ जाती है। तो ये क्या होता है? ये टेम्परा रंग विधि का प्रभाव है, अपारदर्शी वाला। याद रखोगे, रंगों के बारे में भी हमने उसमें बता रखा है। अब देखिए, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये मिट्टी के बर्तन जो हैं ये नवपाषाण काल के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? नवपाषाण काल में। इसी टाइम पे क्या होता है, घर बनाने की कला, लोग जानवरों को पालने लग गए थे, पालतू पशु रखने लग गए थे। तो ये नवपाषाण काल ही है जहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हो गया था पूरी तरीके से। उससे पहले जो मध्य पाषाण काल है, उस मध्य पाषाण काल के अंदर क्या होता है? मध्य पाषाण काल के अंदर कोशिश की थी, कुछ हद तक सफल भी रहे थे, लेकिन पूरा जो खोज बताते, अगर उसकी पूरी आविष्कार के बारे में बताते हैं तो वो नवपाषाण काल ही है। नवपाषाण काल के अंदर जो है इसकी पूरी तरीके से खोज हो जाती है। अब देखिए अगले क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है? फ्रेंड्स, ये अपभ्रंश शैली में है। कोई ढंग से रंग नहीं हुआ है, कोई ढंग से काम नहीं हुआ, बिगड़ा तिगड़ा जो है वो काम किया हुआ है। अजंता शैली का बिगड़ा हुआ स्वरूप माना जाता है अपभ्रंश शैली। यहाँ पे जो चित्रण किया है वो खिलौनों की तरह पशु पक्षी दिखते हैं हमें, ये अपभ्रंश शैली की बात है। किसकी बात है? अपभ्रंश शैली की बात है। ये बात आप याद रखोगे। अगला देखिए, एलोरा में कितनी गुफा मंदिर है? एलोरा में आपको पता है 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं एलोरा के अंदर? एलोरा के अंदर 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं? 34। तो ये आप याद रखना। अगला देखिए, ताड़ पत्थर पर, ये 150 लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। ताड़ पत्थर पर अंकित अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है? किस शैली से संबंधित है? अंग सूत्र, कल्प सूत्र, अंग सूत्र ताड़ पत्थर पर, ये किससे संबंधित है? जैन शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से संबंधित है? जैन शैली से। तो ये आपके हो गए 150 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना, ठीक है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। और एक ये अंगसूत्र है ना, आप इस पर थोड़ा सा और ध्यान देना, ये जैन है या अपभ्रंश है, आप और देख लेना एक बार। ये नहीं, अपभ्रंश है। ठीक है, जो अंगसूत्र है, ठीक है, इसका अंगसूत्र का आप देख लेना, ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका जो है वो अपभ्रंश होगा, अब बाकी आप दोबारा देख लेना उसको अच्छे से। और ये जो ग्रंथ है जैन शैली से संबंधित, ये सारे के सारे आप देख लेना। और खास करके ग्रंथ जितने भी हैं, संस्कृत के हैं, चाहे जैन के हैं, चाहे बौद्ध के हैं, जितने भी ग्रंथ हैं सारे के सारे आप पढ़ डालो, क्योंकि ग्रंथ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ज्यों के त्यों, ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आज के लिए इतना ही, ये आपका वीडियो जो है वो फाइनल कंप्लीट हो गया, और जो भी नया एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अभी जो एग्ज़ाम होगा उसका जो वीडियो है
जो पेपर होगा उसको वीडियो भी मैं आपको आपके लिए जल्दी लेकर आ जाऊँगा, वो भी आपको मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। उसके आंसर की मैं ही बता दूँगा आपको। तो चलिए चलते हैं।